प्यारे बच्चों, आपका सामाजिक अध्ययन की इतिहास की कक्षा में स्वागत है। इस अध्याय में हम नए साम्राज्य और राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय में जो कुछ राज्य साम्राज्य बनकर सामने आए और जो कुछ अन्य राज्य थे उसके बारे में पढ़ेंगे। हम उत्तरी और दक्षिणी भारत के साम्राज्य और जो राज्य थे उनके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। अगर हम उत्तरी राज्य की बात करें तो मौर्य राज्य के पतन के बाद यहाँ पर छोटे छोटे राज्यों का कुछ समय तक शासन रहा, लेकिन यहाँ पर बाद में एक बहुत बड़ा साम्राज्य उभर कर सामने आया जिसका नाम था गुप्त वंश। और उस गुप्त वंश का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त अपने राज्य को साम्राज्य में बदल दिया और बहुत से क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, हमें कैसे पता चलता है कि ये जो समुद्रगुप्त है उसने ऐसा कैसे किया? हमें कहाँ से पता चलेगा? वास्तव में क्या है बच्चों, हमें समुद्रगुप्त से संबंधित एक प्रशस्ति मिली है। आप सोच रहे होंगे अब ये प्रशस्ति क्या होती है? बच्चों, वहाँ पर उसके राज दरबार में जो लोग कवि थे वे राजाओं की प्रशंसा में गुणगान किया करते थे, उसकी तारीफ किया करते थे और उसकी स्तुतियाँ भी थी। ये सिर्फ दरबार में ही नहीं सुनाई जाती थी बल्कि उनको स्तंभ या शिला पर उत्कीर्ण किया जाता था ताकि जनता राजा की महिमा को समझ सके। ये जो हम प्रशस्ति की बात करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चला है, वे आज से लगभग 1700 साल पुरानी है। यहाँ पर इलाहाबाद में स्तंभ है, उस पर खुदी हुई मिली है। बच्चों, इस काल में जो राजा या सम्राट थे इनके बारे में एक बात और बताना जरूरी है कि ये लोग सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़ते थे, शासन व्यवस्था ही नहीं देखते थे, इसके साथ साथ वह विभिन्न गतिविधियों से भी जुड़े थे। उदाहरण के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और हम इसी में आगे हर्षवर्धन नामक राजा की बात करेंगे। तो हर्षवर्धन एक बहुत कुशल विजेता भी थे, इसके साथ वह एक साहित्यकार भी थे। उन्होंने बहुत सी रचनाओं का निर्माण किया। अब यह जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है और उसके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखी थी, उस प्रशस्ति को में हरिसेन क्या कहता है, आइए इसको पढ़ें। योद्धा समुद्रगुप्त, जिसका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। और बच्चों, हरिसेन अपने इस प्रशस्ति में और भी कुछ बताता है। वो बताता है कि समुद्रगुप्त ने किस प्रकार अलग अलग दिशाओं में जाकर राजाओं को हराया और इसका वर्णन यहाँ एक मानचित्र में भी दिया गया है और उसमें अलग अलग रंगों से दर्शाया है। उन रंगों व मानचित्र के आधार पर हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त ने किन किन राजाओं को हराया, किन किन राजाओं को हराने के बाद उनका राज्य वापस कर दिया। बच्चों, इस काल में कुछ क्षेत्र बड़े प्रसिद्ध थे, जैसे प्रयाग जिसे आजकल इलाहाबाद कहते हैं, उसी प्रकार पाटलिपुत्र जो आज का पटना है। यह जो क्षेत्र थे गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण केंद्रों में आते हैं। इसमें कुछ आर्यवर्त के राज्य हैं और कुछ दक्षिणापथ के। उन दोनों में क्या अंतर था? इन दोनों को ही समुद्रगुप्त ने जीता था, लेकिन आर्यवर्त के जो 9 शासक थे उनको जीतकर अपने राज्य में शामिल कर दिया था, जबकि दक्षिणापथ के जो 12 शासक थे उनको जीतने के बाद उनके राज्य वापस लौटा दिए थे। बच्चों, कुछ प्रशस्तियां ऐसी भी हैं जो इन राजाओं के पूर्वजों के बारे में बताती हैं, अर्थात राजाओं की वंशावली के बारे में बोध कराती हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि कौन किसका बेटा था, इसके बाद किसने कब शासन किया इत्यादि। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिल जाती है। उनके बारे में उनके द्वारा चलाए गए सिक्कों और अभिलेखों से भी पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को हराया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनके दरबार विद्वानों से भरे थे।
कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी उनके दरबारी विद्वान थे। इसी प्रकार गुप्त साम्राज्य के बाद उत्तर भारत में हर्षवर्धन का साम्राज्य भी काफी दूर तक फैला। हर्षवर्धन के बारे में उसका जो दरबारी कवि बाणभट्ट था और उसने जो रचना लिखी हर्षचरित, उसमें उससे हमें यह जानकारी मिलती है। और इसी प्रकार हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री यूनसांग भारत में आया, वह भी हर्षवर्धन के बारे में बहुत जानकारी देता है। अभी हमने पढ़ा कि इसका साम्राज्य भी बढ़ रहा था। पूरब में तो इसने विजय प्राप्त कर ली, धीरे धीरे वह दक्षिण की ओर गया, लेकिन वहां एक चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहा था। वह भी एक शक्तिशाली राजा था और उसके दक्षिण में हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से रोक दिया। तो आइए बच्चों, अब हम दक्षिण भारत में राजा शासन कर रहे थे, उनके प्रमुख राजाओं के बारे में जानें। इस काल में दक्षिण भारत में पल्लव और चालुक्य वंश थे, वो यहाँ पर शासन कर रहे थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। चालुक्यों की राजधानी रोहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया और चालुक्य की सीमा के साथ जो दूसरा राज्य पल्लव था, वह दोनों हमेशा सीमा के लिए लड़ते रहते थे। पल्लव की सीमा इसकी राजधानी कांची के से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैली हुई थी, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन और पल्लव राजा दोनों को हराया था, परंतु इनकी विजय अल्पकालीन थी। इस प्रकार दोनों वंश दुर्बल होते गए। अब चालुक्य को राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया, जिसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आइए अब हम जानें कि उत्तर और दक्षिण राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। देखा जाए कि भूमि कर अभी भी इन राजाओं की आय का स्रोत था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाना शुरू किया। जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर अनुवांशिक बन गए, या अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसा कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिशेन एक महादंडायन होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री और एक संधि विग्रहक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक यानी मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। आइए बच्चों जाने कि इस काल में जो सेना थी और जो उसके सेना नायक थे, उनके साथ एक नई व्यवस्था उभर कर सामने आती है। अब हम जानते हैं, आप सब जानते हैं कि जो राजा होते हैं उनके पास एक सुसंगठित सेना होती है, जिसमें हाथी, घुड़सवार, रथ और पैदल सैनिक होते हैं। राजा के साथ सेना नायक जुड़े होते थे। वे सेना नायक युद्ध के समय अपनी ओर से सेना राजा को दिया करते थे और राजा बदले में इन सेना नायकों को वेतन के अतिरिक्त भूमि का एक टुकड़ा दिया करता था, ताकि इस भूमि के टुकड़े से प्राप्त आय से सेना नायक अपने घोड़ों और सैनिकों की देखभाल कर सके। धीरे धीरे यह राजा के सामंत बन जाते थे। इस प्रकार एक नई व्यवस्था उभर कर आई, जिसे सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। कई बार राजा निर्बल या कमजोर होते थे, जिसका फायदा ये सामंतवादी उठा लेते थे और खुद स्वतंत्र शासक बन जाते थे। आइए बच्चों, अब हम उस काल के दक्षिण भारत की सभाओं के बारे में जानें।
कहा जाता है कि पल्लव वंश के ऐसे अभिलेख मिले हैं जहां पर इन सभाओं का वर्णन है। इनमें जो प्रमुख सभाएं हैं वो हैं सभा, उर और नगरम। आइए इनके बारे में जानें। यहाँ एक ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन था जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उपसमितियों के जरिए सिंचाई, कृषि, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखभाल आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के स्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उर नामक सभा का आयोजन होता था, और नगरम व्यापारियों का एक सभा या संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों का नियंत्रण था। आइए बच्चों, अब हम जानें कि उस काल में आम लोग कैसे थे और उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। इनके बारे में जानकारी उस काल के प्रसिद्ध नाटककार कालिदास व अन्य जो रचनाकार थे वो प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ कुछ यात्री भी भारत आए, जैसे हर्षवर्धन के समय ह्यूनसांग और गुप्त साम्राज्य के समय फाहियान आया, वो भी भारत के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। कालिदास अपने नाटकों को राजदरबार के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। कालिदास अपने नाटकों में राजदरबार के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार बाणभट्ट ने भी राजा की सेना का सजीव चित्रण किया है। बच्चों, भारत के साथ साथ इस काल में अन्य देशों में क्या हो रहा है, दूसरी जगह क्या हो रहा था, आइए उसके बारे में भी जानें। पहली बात, जो व्यापार था भारत का वह दूसरे देशों के साथ अभी भी चल रहा था। और इसी काल में क्या हुआ, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हो चुकी थी, ऐसे ही इस काल में नए धर्म का प्रादुर्भाव हुआ जिसे इस्लाम धर्म के नाम से जाना जाता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई की तरह इस्लाम में भी अल्लाह ही सर्वोपरि माना है, उनके बाद सभी को समान माना है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, लेकिन आपको कितना समझ आया, आपने कितना जाना, कितना पढ़ा, इसके साथ जुड़ी वर्कशीट को जरूर हल करें ताकि आप अपनी समझ को परख सकें और इसके साथ अपनी समझ को बढ़ा भी सकें। धन्यवाद। थैंक यू। बी हैप्पी एंड सेफ।